मैसेज कॉल ही नहीं आता कि टेस्ट भी हुआ है। अभी नीट पे फोकस बनाओ, क्योंकि बोर्ड के जो भी एक्सपेक्टेड डेट है वो लेट ही होंगी। बोर्ड अभी आपका डिले जाएगा, मई तक तो आपका कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन नीट के एग्जाम की जो ऑलरेडी डेट है दैट इज 2 मई। अगर उसको पोस्टपोन होना होगा तो ओके, बट वॉट एवर द सिचुएशन जो राइट नाउ हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा फोकस नीट पे कर दो टर्न। एंड बोर्ड के जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं आपके उसको आप एक बार खत्म करके साइड में रख दो। बोर्ड को एकदम इग्नोर नहीं करना है, बोर्ड के एडिशनल सब्जेक्ट को आप खत्म करके साइड में रख दो। और अगर नीट टाइम से हुआ तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि बोर्ड के बाद आप नीट की 20 दिन 25 दिन में रिवीजन करें। हो सकता है बोर्ड के पहले नीट एग्जाम हो जाए, तो जस्ट फोकस ऑन नीट। बोर्ड एग्जाम में हमारे चैप्टर वही कॉमन है, इसलिए परसों जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हम यही 13 और 14 रख लेना चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी का और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन रिलेशनशिप। वहां से आप फटाफट पढ़ लो, रिवाइज कर लो। और सब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, ऑब्वियसली पैटर्न देख ही चुके हो, दे ही रहे हो तुम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेपर आज बना देंगे। सिलेबस देखना है मुझे कि उसमें क्या आना है क्या नहीं आ रहा है। ठीक, और आई थिंक एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका था। यूरो 4 ये सब हम बता चुके थे ना। नाउ नेक्स्ट रहेगा हम लोगों का वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। अब मैंने यहाँ पे तुम लोग को ऑलरेडी बोला हुआ है बेटा कि जो एक्ट वगैरह जो ईयर आए हैं वो ध्यान में रखोगे। तो जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने क्लियरली देखा था कि वाटर से रिलेटेड एक्ट जो हैं वो पहले ही आ गए थे हमारे एयर पॉल्यूशन के पहले। ठीक है, तो वाटर की इंपॉर्टेंस हमें समझ में पहले आ चुकी थी, जागरूकता आ चुकी थी, लोग अवेयर थे और उसके एक्ट पहले पास ऑन हो चुके थे। क्लियर बेटा? देखो, वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 एंड देन उसका रिवीजन, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, उसका रिवीजन 1977 एंड देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फिर एयर एक्ट आया था और एयर एक्ट में नॉइज पॉल्यूशन को ऐड किया गया। ये सब बाद में ऐड होंगे। ठीक, अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन सबको आई थिंक डेफिनेशन समझ में आती है, कोई भी कंटामिनेटेड अनडिजायर्ड मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। इसमें अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है। ठीक, काफी ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टेज वगैरह रिलीज हो रहे हैं उनसे आपको एक लेवल में काफी ज्यादा चेंज दिख रहा है। ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है। जो हम रिसाइकलिंग का प्रोसेस पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन रिसाइकल होते हैं, दैट इज ट्रू। वाटर प्रेजेंट रहेगा, मैंने पहले भी बताया है, वाटर अवेलेबल रहेगा अर्थ पे, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। वो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ड्रिंकिंग वाटर हमें अवेलेबल नहीं रहेगा। फिर हम लैबोरेटरी में जिस तरीके से वाटर को मैन्युफैक्चर करेंगे और यूज करेंगे, तो जैसे आज हम कोई भी चीज परचेस करके लेते हैं, और इवन अब तो बिस्लरी और अलग तरीके के वाटर, हम मिनरलाइज वाटर उनको देते भी हैं 100 रुपीज पर बॉटल, 500 बॉटल वाले भी वाटर आ रहे हैं। तो उस तरीके का ही एक हमारा लाइफ स्टाइल हो जाएगा कि हम उस तरीके के डिपेंडेंट हो जाएंगे। जब हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के चल सकते हैं तो सेम वे में हम वाटर को भी परचेस करेंगे। और ये सब अब बहुत नियर बाई है, मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक हो सकता है ना आप उनको एनिमल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा बता पाओगे, वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे एक्सटिंक्शन हो चुके होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में फ्यूल खत्म हो चुका होगा, वाटर खत्म हो चुका होगा। तो वी डोंट नो कि किस तरीके से अभी नेक्स्ट जनरेशन या अप टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से का सर्वाइवल होगा। दैट इज वेरी कंसर्न पैरामीटर। अभी की डेट में इन सब चीजों पे काफी रिसर्चेस चल रही हैं। और बाय डिफॉल्ट मैंने शायद बताया भी लास्ट लेक्चर में, अभी मिनी को तुम सब जानते हो, मिनी IIT खड़गपुर में उसको इंटरेस्ट भी था वाटर मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली, और उसका इंटरेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वही उसको वहां मिला है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और भाभी मेरी अपना खुद का उनका जो वो प्रोफेसर है क्योंकि, तो उनके अंडर में एक प्रोजेक्ट उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, दैट इज वाटर मैनेजमेंट। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा एक कोइंसिडेंस हुआ कि हमारा चैप्टर भी यही चल रहा है और दो मुझसे रिलेटेड लोग ऑलरेडी मैनेजमेंट इसी तरीके का, मतलब हम वेस्ट को यूज करके किस तरीके से कुछ उससे बेनिफिशियल फ्यूल वगैरह या व्हाटएवर हम
प्योरीफाइड वाटर जनरेट कर लें, या क्या चीज हम जनरेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मुझे काफी बेसिक्स इस बीच सुनने को मिली थी, बट हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस रहेंगे। और जैसे ये इमेज दिख रहा है तुम्हें, किस चीज का है? एल्गल ब्लूमिंग, याद है? दिस इज अ इमेज रिलेटेड टू एल्गल ब्लूमिंग। कहीं पे अगर हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्टेज रिलीज कर रहे हैं और उस इंडस्ट्रियल वेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर अमाउंट में ज्यादा हो, तो वो वहां पे एल्गल ग्रोथ को प्रमोट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से एल्गल ग्रोथ होगी कि वो पूरी एक एल्गल ब्लूमिंग वहां पे दिख रही है, और वहां की जो कह लो कि जो नेचुरल लोकल फौना और फ्लोरा होगा वो वहां का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक ये आपको इमेज शो कर रहा है जिसमें आपको पूरा एक वाटर कंटेंट, वाटर बॉडी पूरी ब्लूम की हुई दिख रही है एल्गी के प्रेजेंस से। तो जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन वहां पे होगी, तो वहां की लाइफ अफेक्टेड होगी, जो भी नेचुरल एनिमल वगैरह होंगे। क्लियर? फिर आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, इस तरीके के डंप हमें बहुत इजीली दिख जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज से लेके हमें दिख जाता है। जैसे तुम लोगों ने भी शायद देखा होगा, हम लोग तो भोपाल में और लखनऊ में आप एंट्री करोगे ना अगर बाय ट्रेन, ठीक है, तो दोनों के ही ट्रेन रूट में इस तरीके का डंप देखने को मिलता है, बहुत भयंकर वाला। तो इस तरीके से आपको पूरा एक एरिया दिखेगा जो कि डंप में कन्वर्टेड होते जा रहा है। फिर आप, मैं बनारस की हूँ, फिर अगेन बाय डिफॉल्ट ये भी पॉजिटिव है कि इस बारे में भी मैंने देखी है स्टडीज होते हुए वहां पे, और बीएचयू में मेरे ही एसोसिएट फ्रेंड हैं कुछ, उन्होंने भी स्टडी की है इस पे, गंगा रिवर के प्यूरिफिकेशन को। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक जनरल बात बताऊं कि गंगा का पानी गंगा जल बोला जाता है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये एज्यूम किया जाता है कि ये पानी कभी खराब नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये पैक्ड फॉर्म में बिक रहा है, और पहले भी था, क्योंकि जगह जगह तो गंगा नदी नहीं बह रही है, तो हम पूजा में यूज करते हैं, इसलिए गंगा जल पैक्ड होके जाता है। बट हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हम क्या करते थे, हम बस जाते थे, क्योंकि हमारी ट्रेन होती थी गांव से, हमें ट्रेन पकड़ने के लिए बनारस आना पड़ता था, तब हमारा बनारस में घर नहीं हुआ करता था, तो हम लोग पापा मम्मी ये लोग जाते थे, और बहुत लोगों की डिमांड रहती थी, तो जस्ट छोटे छोटे कैन लिए, बॉटल लिए, उसमें भर लिए, या एक ऐसे 5 लीटर का भर लिए, और वहां से हम ले आए, और छोटे छोटे कैन में हमने, पापा ने अपने दोस्तों या जो उनकी भी डिमांड है उनको दे दिया। तो उस टाइम इस तरीके का कुछ नहीं था कि गंगा के जल में मतलब गंगा वाटर में आपका कोई रखने के बाद, जैसे आप नॉर्मल पानी रखोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा धीरे धीरे ग्रो करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन गंगा जल के अंदर कुछ भी ऐसा ग्रो नहीं होता था, और ये एज्यूम किया जाता था कि दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट इन रिवर। बैक्टीरियोफाज होगा तो वो बैक्टीरिया को ईट करेगा, उससे नहीं वहां पे प्रेजेंट होगा। लेकिन लेटर डिस्कवरीज और हुई, और ये कुछ रेंज ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि बैक्टीरियल ईटर बैक्टीरिया होते थे, वो उसको ईट करते थे। बट धीरे धीरे वही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाला पोर्शन, ये वाटर भी अब ऐसा हो चुका है कि नॉर्मल वाटर है। अगर आपको प्योर गंगा जल चाहिए तो फिर आप बनारस तो छोड़ो, हरिद्वार छोड़ो, चले जाओ गंगोत्री, उसी साइड आपको प्योर गंगा जल मिलेगा। क्लियर? बिकॉज ऑल ऑफ दैट पॉल्यूटेड। और इसमें बहुत ज्यादा हमारा जो अध्यात्म है, या हम लोग जो वर्शिप पूजा वगैरह करते हैं, तुम लोग भी देखे ही हुए, गणपति जी हैं तो उनको विसर्जन करेंगे, कुछ नहीं है तो गए हैं तो घाट में हमें, जैसे गंगा माता हमसे बोल रही हैं कि हमें फूल चढ़ाओ, या वॉटेवर आप चुनरी दान करो, ऐसे कपड़े का काम गंगा नदी को कहाँ है, लेकिन सब लोग करते हैं। जाएंगे तो वहां पे चुनरी चढ़ाएंगे, फल फूल माला दिया सब कुछ डाल देंगे, जैसे पता नहीं कहाँ वो जाएगा, उसका एंड कहाँ है, वो एंड कहाँ होगा। ठीक है, फिर डेड बॉडीज को भी ऐसे ही डाल दिया जाता है। तो दैट ऑल ह्यूमन जनरेटेड कॉज है ये सब, जिससे कि हम बहुत हाई लेवल पे वाटर को बहुत तेजी से पॉल्यूटेड कर रहे हैं। क्लियर? अब इसके आप इशू अगर इसी से आप देखो तो आपने इसका वो डिग्रेडेबल वाली जो मूर्तियां बन रही हैं, वो सब मूर्तियां भी यूज हो रही हैं। एंड फिर एक मेन कॉज है दैट इज सीवेज फॉर्मेशन, जो हम डेली यूज में घरों में यूज कर रहे हैं वाटर, देख रहे हो हमें डेली हमारे बेसिन फ्लशेज वगैरह, हम टॉयलेट्स वगैरह में हर जगह वाटर को यूज कर रहे हैं। हमें कपड़े धोने हैं तो वाटर चाहिए, ठीक है, हमें हाथ धोना है तो वाटर चाहिए, तो हम टोटली डिपेंडेंट है वाटर पे। और हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ तो साफ हो गया, हमारे कपड़े साफ हो गए, लेकिन उस वाटर में कुछ तो मिक्स हुआ और वो अंडरग्राउंड जा रहा है। तो वो अंडरग्राउंड जाके अगर किसी वाटर ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज में मिल रहा है, तो अगेन दैट कॉज कंटामिनेंट वाटर। ठीक है, और ये सब छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे तुम लोग।
अब इनसे कुछ डिजीज हैं, तो वाटर बॉर्न डिजीज में मोस्टली जो है दैट इज टाइफाइड एंड कॉलेरा। तो कॉलेरा, टाइफाइड, अमीबियोसिस, डायरिया, लैप्टोस्पायरोसिस, ये सब मेजर कॉज हैं जो हमारे सीवेज, जो घर में सीवेज हो रहा है और उसका जाके मिक्स होना वाटर बॉडीज में, मतलब ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज में मिक्स होना, उसकी वजह से ये डिजीज कॉज हो रही है। क्लियर है बच्चा? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब एक्ट आया, जिस एक्ट के बारे में आपको नोट डाउन करना है। एक्ट ध्यान से देखना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट गिवन इन 1974। ठीक, अब इस एक्ट में क्या क्या चीज की गई है। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट देके एक इनकरेक्ट के बारे में पूछा जाए। क्लियर? तो प्रीएमेबल, अभी देखती हूँ कशिश कुछ मैसेज आया था। प्रीएम्बल, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर लेवल ऑफ WQ provision for consent. Every polluter, industry or municipality has to obtain consent from SPCBs, PCCs. Consent in conditional standard prescribed for effluent, क्या effluent निकलना चाहिए वहां से, monitoring the compliance। तो जो भी ये इंडस्ट्रियल लॉस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वगैरह हो रहा था, जैसे देखो हमने बोला था कि एक एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी कुछ नॉर्म्स बने हैं कि आपके इंडस्ट्री में इस तरीके से ही आप स्मोक को रिलीज कर सकते हो, ठीक है, या डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो लोकल एरिया से मतलब पॉपुलेटेड एरिया से कितनी दूर होना चाहिए, ये सारे नॉर्म्स। उसी तरीके से अगर आप वाटर को रिलीज कर रहे हो तो उस वाटर में क्या अमाउंट होना चाहिए, उसके फिजिकल पैरामीटर क्या होने चाहिए, उसके केमिकल पैरामीटर क्या होने चाहिए, उसमें क्या क्या मिक्सचर्स, वाटर वेस्टेज आप किस रेंज तक अलाउड हैं, इस तरीके के नॉर्म्स आए, ठीक है, और उसके बाद ही आप उसको रिलीज कर सकते हो या अपनी आप कंपनी को सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बीओडी वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं, फिर आते हैं वापस। Human beings have been abusing the water bodies around the world by disposing into them all kind of wastes. We tend to believe that water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline as well as that of all other living organisms. Can you list what all we tend to try and wash away through our rivers and drains? Due to such activities of humankind, the plants, lakes, streams, rivers, estuaries, and oceans are becoming polluted in several parts of the world. Realizing the importance of maintaining the cleanliness of the water bodies, the Government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 of Safeguard Our Water Resources. तो अभी तक जो मैंने पूरी बातें बताई वही सब है यहाँ पे। क्या रीजन है, किस ह्यूमन एक्टिविटीज से किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर पॉल्यूशन हो रहे हैं, एंड देन एक्ट। तो एक्ट इज इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। फर्स्ट है पॉइंट इसमें डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स निकलना, इन्फ्लुएंट मीन्स इन, जो वहां पे अंदर प्रोसेस को करने के लिए जो वाटर यूज हो रहा होगा दैट इज इन्फ्लुएंट, या ऑर्गेनिक मैटर या व्हाटएवर जो यूज हो रहा है वहां पे वो इन्फ्लुएंट की तरह हो जाएगा, और जो वहां से रिलीज होगा दैट इज एफ्लुएंट। As we work with water in our homes, in the cities and towns, we wash everything into drains. Have you ever wondered where the sewage that comes out our houses go? What happens in village? और हमारे किसी भी कंट्री में अभी जो भी रिसेंट में, अगर आप जैसे चंडीगढ़ का नाम आपने सुना होगा, तो चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है ना बेटा जिसको जेनरेट किया गया, मतलब बनाई गई है वो सिटी। अब आप बोलोगे मैम सब कुछ तो बनाया गया है, नहीं बनाई गई, मतलब वो प्लांट सिटी है। जैसे एक आप खाली जगह पे जाके एक कॉलोनी को बना लेते हैं ना, बिल्डर्स बना लेते हैं, उसी तरीके से चंडीगढ़ इज अ प्लांट सिटी। तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वेल मैनेज्ड है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन के जाने के पहले उस सिटी को पूरी प्लांट स्ट्रक्चर में बनाया गया है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि एक सिटी एक तरफ रखो,
और एक बिल्डिंग एक तरफ रखो और उसके कंस्ट्रक्शन को आप इमेजिन करो। आप बिल्डिंग में तभी जाके शिफ्ट करोगे, किसी घर को आपने परचेस किया, आपने ले लिया उसको, लेकिन उसको बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन आप तब भी मिलेगा आपको जब उसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, उसकी बिल्डिंग बन चुकी हो, उसके अंदर का सीवेज सिस्टम बना हो, उसमें पूरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो, पूरा वाटर सप्लाई हो, तो एक प्रॉपर तरीके से वो हो गया डिजाइंड, ठीक, बनाया हुआ। एंड देन वहां पे आप रहने गए, तो अब फिर भी कोई फ्लॉज है तो वो हो सकता है, क्योंकि इंसान है, इंसान से ही बनाने में कुछ, और अब तो अलग अलग लेवल पे चीजें हैं, तो उसके बारे में नहीं ज्यादा बात करते। जस्ट आई वांट टू से कि आप एक एज्यूम करो कि कोई प्लांट चीज है तो भी हमें वहां पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि कहीं सीवेज का ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, कहीं लीकेज का प्रॉब्लम, आपने सुना होगा घरों में ये लीक हो रहा है, ये वॉल से पानी लीक होता है, या फ्लोर है तो उनके बाथरूम का लीकेज हमारे साइड में आ रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम आप समझ सकते हो। तो अब जो चीज नेचुरली हम यूज कर रहे हैं और नेचुरली हम रह रहे थे, जिस पूरे अगर हम सिटी के बात करें या स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हर जगह एक नेचुरल जो लिविंग स्टाइल है उसकी वजह से वहां का ड्रेनेज सिस्टम, वहां का सीवेज सिस्टम पूरा आपस में इंटरलिंक्ड होगा, उस पूरी सिटी का भी, ठीक। एंड वहां से किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, हम तो अपने छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि अब आगे हमने जो यूज किया वो वाटर, वो वेस्टेज, वो सारी चीजें कहाँ गई। तो अगर उस सिटी का पूरा अच्छा सीवेज प्लांट हो तो उससे हम उसके हार्मफुल इफेक्ट को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। एंड रिसोर्सेज, अगर सक्सेसफुली हम उससे कोई फ्यूल जनरेट कर रहे हैं, कोई रिसोर्सेज उसको कन्वर्ट कर दिए खुद ही एक रिसोर्स के फॉर्म में, तो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, तो उस केस में वो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब उसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि हर कोई, अभी क्या होता है ना, छोटे छोटे स्केल पे इन सब चीजों से प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं तो हजारों साल तो नहीं कह सकते, कई सालों से ये सब चीजें चली आ रही हैं, हम सिटी में रह रहे हैं और हो रहा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी चीज का पीक आता है, तो इसी तरीके से इसका भी एक पीक टाइम आएगा जब हमें प्रॉब्लम होगा। तो सीवेज सिस्टम का भी प्रॉपर एक लिंकिंग और उसका फिर अगेन उसको कुछ कन्वर्टिंग के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। इज द सीवेज ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्स्ड विद इट। अब यहाँ पे आपका सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो पोर्शन है, जस्ट बिकॉज ये तो लास्ट चैप्टर में आप हो, लेकिन बीच की एक यूनिट पूरा अभी हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोबियल इन वेलफेयर वाला पोर्शन जो छोड़ रखा है, उसमें बेटा माइक्रोबियल वेलफेयर वाला जो चैप्टर है ना, वहां पे आपको ये सारे प्लांट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको ये शॉर्ट में दिया हुआ है और अभी आप शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है ना, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया और इनके अलग अलग पैरामीटर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं, जिस वजह से इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पूरा ट्रीटमेंट प्लांट को हमें वहां पे पढ़ना है, एंड जस्ट हम यहाँ पे उसका जैसे नेम आ रहा है उसी तरीके से आप इंक्लूड कर लो। तो अभी हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे आप बस इतना समझ लो कि उसके ट्रीटमेंट के लिए, उससे इम्प्योरिटीज को कम करने के लिए, दूर करने के लिए हम पर्टिकुलर डिफरेंट स्टेप से उसको प्रोसेस करेंगे एंड देन उसको रिलीज करने, क्योंकि कुछ भी प्रोसेस करोगे एट द एंड कुछ ना कुछ तो आपको रिलीज करना है। वेस्ट को टोटली आप नहीं खत्म कर सकते हो, तो आप कुछ तो रिलीज करोगे, लेकिन एक लिमिट रहे कि हाँ आपने एंड में क्या उसको एफ्लुएंट को रिलीज किया, तो उसका ट्रीटमेंट प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जाए, सॉलिड ट्रीटमेंट, बायोगैस का फॉर्मेशन, इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं वहां पे ट्रीटमेंट किया जाता है। A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use। अब आप एक चीज यहाँ पे समझो कि इम्प्योरिटीज को आप कितने लेवल पे ले सकते हो, मतलब कितना आप सोच सकते हो कि इससे क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है का ये बहुत प्यारे से पैराग्राफ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप 1% की भी बात नहीं कर सकते हो। अगर 0.1% भी सीवेज का कंटामिनेशन आपके ड्रिंकिंग वाटर वाले रिसोर्स में पहुंच गया है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बेटा, जस्ट सपोज आप एक ये लेवल है और ये एक ये लेवल है, ठीक है। आप गूगल करोगे तो ऐसे बहुत सारी इमेज आपको दिख जाएगी, ठीक। अब ये किसी के घर का लेवल है जहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज हुआ, और ये एक कुएं का लेवल है, ठीक है। यहाँ से कोई यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर को ले रहा है और ये धीरे धीरे यहाँ से सिक्रीट होते हुए, फ्लो होते हुए, मिक्स होते हुए, ट्रांसपोर्ट होते हुए इस वाटर में पहुंच गया, ठीक। तो ये कंटामिनेटेड हो गया,
और इस कंटामिनेटेड का लेवल तो देखो, सिर्फ 0.1% भी अगर वाटर कंटामिनेटेड है तो आपको नंबर ऑफ डिजीज फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मिक्स हो गया तो क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिया हुआ है एनसीईआरटी का, 0.1% का ही कंटामिनेशन का दे रहा है, इम्प्योरिटीज का। मेक्स डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। यू हैव रेड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन चैप्टर 10, यही हम बात कर रहे हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो इसकी बात हम लोग वहीं पे करेंगे। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव और वाटर, इसको बताते रुको, पहले ये इमेज देखो। 16.2 पे फोकस करना। इम्प्योरिटीज के बारे में, सस्पेंडेड सॉलिड्स, एग्जाम्पल सैड। अब देखो सॉलिड को रिमूव करना हो, आप मिक्सचर जो सॉल्यूशन बन चुका है उसको रिमूव करना फिर भी डिफिकल्ट है, अब इतनी केमिस्ट्री सबको समझ में आती है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें सॉलिड मटेरियल, फिटकरी का ट्रीटमेंट छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अमलसोम कुछ तो बोलते हैं, ठीक है। पानी में डाल दो तो वो धीरे धीरे ऊपर का पानी पूरा आपका प्योर हो जाएगा और सारी चीजें जो उसकी इम्प्योरिटीज होंगी वो एलम, हाँ, तो वो उससे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। और पहले यही इनफैक्ट पहले का मतलब मैंने भी अपने सामने फिटकरी के यूज को देखा है, ठीक है। फिटकरी डाल देते थे पानी को, फिर सेटल डाउन हो जाता था, उसके बाद हम लोग यूज करते थे, बॉयल करते थे, देन हम उसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते थे। आरओ वगैरह तो बहुत बाद में आया हुआ है। तो एक तो सस्पेंडेड सॉलिड, जो सस्पेंड हो सकते हैं, जो उसमें मिक्स सॉलिड है, उनको तो हम इजीली सेटल डाउन कर सकते हैं। फिर आपका और क्या क्या हो सकता है इसमें, कोलाइडल मटेरियल है, ठीक, जो सेमी सॉलिड से मिक्स जैसा है, जैसे फीकल मैटर, बैक्टीरियल ग्रोथ, क्लॉथ, कपड़ों के टुकड़े आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ही चले जाते हैं, एंड पेपर फाइबर, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, ये सब उसमें चले जाएंगे, ठीक। इनको भी अब अलग तरीके का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। डिजोल्व मटेरियल जो उसमें मिक्स हो चुका है, अब ये गैसेस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में डिजोल्व होकर कुछ सॉलिड ऐसे हो सकते हैं जो कन्वर्ट हो, जो क्या बोलते हैं इसको, डिजोल्व की टेंडेंसी रखते हो कि वाटर में वो डिजोल्व हो जाएंगे। तो उस केसेस में सबसे मोर डिफिकल्ट जो है वो डिजोल्व मटेरियल को ही प्रेसिपिटेट करना या उससे सेपरेट करना, दिस इज मोर डिफिकल्ट। क्लियर? तो ये कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर में हमें 3 पार्ट दिखाया, सस्पेंडेड सॉलिड जो कि मोस्टली सॉलिड फॉर्म में है, कोलाइडल मटेरियल जो मिक्स हो सकते हैं, सेमी सॉलिड से कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे, एंड फाइनली द डिसॉल्व मटेरियल जो कंप्लीटली डिसॉल्व है वाटर में। क्लियर? अब हमें एक टर्म आता है बीओडी, उससे पहले ये लाइन कंप्लीट कर लेते, क्या था, you have read solids are relatively easy to remove, what is most difficult to remove are dissolved salts such as nitrates, phosphates and other nutrients and toxic metal ions and organic compound. just mark कर लोगे आप बेटा इसको। domestic sewage primarily contains biodegradable organic matter which readily decomposes thanks to bacteria. Domestic sewage primarily contains biodegradable organic matter which readily decomposes thanks to bacteria and other microorganisms which can multiply using these organic substances as substrate and hence utilize some of the components of sewage. अब हमें एक तो होता है कि आप किसी चीज को छोड़ दो और वो अपने टाइम के साथ डिग्रेड हो जाए, ठीक है, या कोई चीज ऐसी है कि जिसकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब उसकी बात यहाँ पे निकल, ठीक है, एक अपने टाइम के साथ वो डिग्रेड, वो भी होगा, डीके तो वो भी होगा, ठीक। लेकिन कोई ऐसा है जैसे प्लास्टिक वगैरह, अब ये ऑटो डिग्रेडेबल, अपने आप ये डिग्रेड होंगे ही नहीं, पड़े रह जाएंगे हजारों साल तक ऐसे प्रेजेंट पड़े रहेंगे। तो हमें इस तरीके का जो एक कहे कि डिग्रेड हो सकते हैं लेकिन आप उसको नेचुरल छोड़ दिए तो अलग टाइम लेगा, लेकिन आपने उनके डिग्रेडेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है उस रोल को पढ़ लिया और आपने एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसका, जैसे अगर ह्यूमन पॉपुलेशन या पॉल्यूशन वाला जो हमने देखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड द पॉल्यूशन रेट, ठीक है, या एक्सटिंक्शन का रेट, हम देख रहे हैं कि ह्यूमन उसमें अफेक्ट कर रहा है, रेट को हाई कर दे रहा है। सेम वे में आपने वो एक ट्रीटमेंट बना दिया जिसमें वो आपने जो नेचुरली हो रहा था वही सिस्टम आपने जनरेट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा,
एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है, रेट हाई हो जाएगा। प्रोसेस वो नेचुरली कर रहा था, तो आपने कैसा यूज किया कि नेचुरल डिकम्पोजर, नेचुरल बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है, जो इस चीज को उनके अंदर, वो कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो इसी फीड पे फीड कर रहे हैं, इसी तरीके के फीडिंग कैपेसिटी है उनकी, उनकी लाइफ, उनका न्यूट्रिशन इससे आएगा। तो हमने उसको यूज किया और हमने क्या बना दिया, एक ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया। क्लियर बेटा? तो अब उसका डिग्रेडेशन रेट हाई हो जाएगा। क्लियर? तो यही चीज यहाँ पे यूज की गई है। हेंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीवेज, और उससे कुछ कंपोनेंट जो उनके फीड थे, ऑब्वियसली हर कुछ तो वो भी नहीं खाएंगे, जिसको वो यूटिलाइज कर सकते थे उसको यूज कर लिया। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई बार से बीओडी का फुल फॉर्म आ जाता है बेटा, ठीक, तो ध्यान में रखना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज मोर एक्यूरेट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कभी कभी दे देता है और किसी किसी लिटरेचर में वो भी यूज होता है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ इन द चैप्टर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव रीड अबाउट द रिलेशन बिटवीन बीओडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर। तो इसका पूरा ग्राफ तो हम लोग वहां पे समझेंगे, अभी शॉर्ट में आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर एरोबिक बैक्टीरिया है, जस्ट मेरे साथ ही एज्यूम करो और सोचना कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर इसके अंदर जो डिग्रेडेबल बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, तो वो क्या, उनको रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी बेटा, वो किस चीज की डिमांड करेंगे, बताओ, फास्ट रिप्लाई करो जरा। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर को फीड कर रहे हैं, तो उनका डिमांड किस चीज का होगा? करेक्ट, करेक्ट, ऑक्सीजन का डिमांड होगा, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं था। तो अब ऑक्सीजन का डिमांड कब हाई होगा? जब न्यूट्रिएंट, जब, अभी न्यूट्रिएंट तो इसको हम नहीं बोलते हैं, डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं। डिकम्पोजर का न्यूट्रिएंट वही वेस्ट मटेरियल है, ठीक है बेटा, इसलिए मैं न्यूट्रिएंट बोल सकती हूँ उसको। अभी वो कब हाई होगा? जब मटेरियल ज्यादा होगा, ठीक है, मटेरियल ज्यादा होगा मतलब वेस्टेज ज्यादा होगा, तो उस पे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटेरियल, ऑर्गेनिक एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे। जितनी ज्यादा एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे उतनी फास्ट वो रेप्लिकेट कर रहे होंगे, और अमाउंट ऑफ वेस्ट इज हाई, देन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो हाई। ठीक, तो डिमांड कब बढ़ेगी? जब अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा होगा, तो वहां पे डिमांड सबसे पीक पे होगी। क्लियर? एंड देन जैसे जैसे वहां पे कंज्यूम हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर खत्म होता जाएगा, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही होगी, वो फिर धीरे धीरे, अब यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी आ जाएगा, जो हमने कई बार ऐसे ही नॉर्मली बताया, पढ़ोगे वहीं पे माइक्रोबियल वेलफेयर में, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी वाला जो फेज आता है, उसके बाद डेथ एंड डीके फेज आ जाता है। जस्ट मैं एक ड्रॉ करती हूँ ताकि समझ सको मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। कोई चीज यहाँ पे बढ़ रही है लैग, देन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है लॉग, देन वो एक सेटल पॉइंट पे पहुंच गई तो स्टेशनरी, और अगर न्यूट्रिएंट को हमने रोक दिया है, अब न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो गई तो वो डेथ फेज में आ जाता है, ठीक है। तो लैग, लॉग एंड देन डेथ फेज, तो इस तरीके का आप बैक्टीरियल ग्रोथ समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जस्ट जब आपका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी ज्यादा ग्रो करेंगे, और ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या हो गया, बीओडी इज हाई। कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इसको समझ लो रीजन क्या है। तो बीओडी इज हाई व्हेन ऑर्गेनिक मैटर या वेस्टेज जब हाई होगा, उसी वक्त बीओडी हाई होगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? समझ में आया ये चीज? ऑक्सीजन उस कंटेंट में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए हमें, इसलिए डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। इज इट क्लियर? कंफ्यूज मत होना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? अब ग्राफ में हम देखते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवर। एक ग्राफ है जहां पे आपको, एक मिनट को ये हम क्लीन कर ले, पहले एक ऑप्शन आता था एक ही बार में स्क्रीन क्लीन होता था, ये जूम का कुछ अपडेशन हुआ है।
ठीक है। अब इसने क्या एक रिवर के मतलब इकोसिस्टम को लिया है और वहां पे ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अब ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है बीओडी को एंड रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है डिजोल्व ऑक्सीजन जो वहां पे प्रेजेंट है। क्लियर। सीवेज डिस्चार्ज, जब सीवेज डिस्चार्ज है उसी वक्त देखो आपको हाईएस्ट पीक किसकी दिखेगी, सीवेज डिस्चार्ज मतलब जैसे सीवेज डिस्चार्ज हुआ बेटा, हाईएस्ट पीक किसके दिख रही है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन, और वो डिस्चार्ज जो मटेरियल हुआ है उसमें जितनी डिजोल्व ऑक्सीजन आएगी वो भी उसका हाई लेवल होगा। तो इज इट क्लियर, ये दोनों पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए पहले शुरू में। डिस्चार्ज हुआ, एक नॉर्मल लाइफ चल रही है लेकिन वहां पे सीवेज डिस्चार्ज हुआ है, तो उस वक्त जो फ्लक्चुएशन आएगा उस वक्त सबसे ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन भी उस सीवेज की डिजोल्व ऑक्सीजन जो रहेगी वो भी वहां पे हाई होगी एंड जो उसकी डिमांड रहेगी दैट इज ऑल्सो हाई। ठीक, तो इस एक्वेटिक जो जहां पे डिस्चार्ज हुआ उस एक्वेटिक लाइफ में एकाएक ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे ही एक रिवर का हम लोकल हमने इकोसिस्टम वगैरह सब कुछ पढ़ रखा है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे अगर हम देखें कि किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा, तो जिस टाइम ये रिलीज हुआ सीवेज रिलीज होगा उस रिवर में, वहां का एक नेचुरल उस टाइप का इकोसिस्टम होगा, नेचुरली वहां पे फिशेस वगैरह ग्रो कर रही होंगी। क्लियर बेटा। तो क्या होगा जब एकाएक वेस्टेज आया तो उसका जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा उस एक्वेटिक में भी और उस सीवेज में भी उस सब चीजों का लेवल वहां पे पीक पे होगा। क्लियर। एंड जैसे जैसे माइक्रोब्स का, क्योंकि ये एक तरीके से फीड की तरह वर्क करेगा और यहाँ पे माइक्रोब्स इसका डिग्रेडेशन करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा ये, क्योंकि ये फैक्ट्री वगैरह से रिलीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर रिचनेस होगी, तो वो वहां पे बैक्टीरियल ग्रो करने लगेंगे एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ऑल ऑफ सडन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन राइज हो गया, तो आपको ब्लू वाली पीक एकदम से हाइट पे जाते हुए दिख रही है। क्लियर। और धीरे धीरे आप देखो तो जिस तरीके से वो वेस्टेज, अब आप एक रेंज देखो पूरा, तो जिस तरीके से वो वेस्टेज यूज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे वेस्ट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर से डिजोल्व ऑक्सीजन अगर हम देखें तो डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि वेस्ट डिजेनरेट होता जा रहा है ना, डिग्रेडेशन चल रहा है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते जा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया बीओडी घटता जाएगा। तो एक कंफ्यूज है ये दो ग्राफ को मिक्स कर दिया गया है। वेस्टेज पे ग्राफ जब हम लोग देखेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको वहां पे, बट यहाँ पे इस ग्राफ को समझने के लिए आप इतना समझो, जब रिलीज हुआ तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ थी, जो एक्वेटिक वाटर है उसका डिजोल्व ऑक्सीजन इज हाई, ठीक, एंड रिलीज होने के बाद ही उसमें जो कंटेंट रहेगा अगर उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्योंकि उस पे बैक्टीरियल ऑलरेडी ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे भी होगा, एंड देन डिजोल्व ऑक्सीजन के अलावा उनको डिमांड ऑफ ऑक्सीजन राइज हो जाएगी, इसलिए उस सिस्टम की, उस एक्वेटिक सिस्टम की ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू हाई हो गई। और जिस तरीके से वो यूज करेगा सीवेज को, अब जस्ट सपोज आपको ग्राफ शो कर रहा है कि धीरे धीरे डिमांड कम हो रही है, इट मीन्स कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं, ठीक, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं, वो सीवेज एक तरीके से ट्रीटेड हो गया, जितना उसको बायोडिग्रेड किया जा सकता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो ट्रीट हो गया है। फिर धीरे धीरे उस एक्वेटिक लाइफ में डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, तो आपको डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ती हुई दिख रही है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो नेचुरल कंडीशन में फिर से पहुंच जाएगा, एंड बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी आपको बढ़ता हुआ कब दिखेगा, जस्ट आफ्टर द, जब आपको सीवेज का डिस्चार्ज होगा एंड वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रहा होगा, ठीक है, हाईएस्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, बहुत अबंडेंट अमाउंट में उनका फूड प्रेजेंट है, वो जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे एंड फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फास्ट ग्रो करेंगे, एंड देन वो वहां पे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की नीड होगी, और जैसे जैसे वो डिग्रेड करेंगे उनके डिग्रेडेशन के साथ ही डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा एंड बीओडी की डिमांड कम हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक, अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो ऊपर आपको ग्राफ में ये बार में लिखा हुआ है, फिश किल एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। अब वो वहां का जो लोकल फ्लोरा या फौना दोनों की हम बात कर लेते हैं, जो वहां पे होगा उस पे इस सीवेज का इफेक्ट पड़ेगा।
क्लियर। और अगर ये अब देखो आप, जो हम एल्गल ब्लूमिंग वाली आपको इमेज दिखाए थे, ऑर्गेनिक मैटर रिच मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर रिच ये वाटर है, तो यहाँ पे एल्गी जो फास्ट ग्रो कर सकती है इन ऑर्गेनिक मैटर को, वो यहाँ पे हाई ग्रो करेंगी, डिजोल्व ऑक्सीजन वो यूज करेंगी, तो ऑब्वियसली जो वहां के नेचुरल फौना था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर बेटा। देन अब ये इस पोर्शन में क्या हुआ, डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर एंड ऑर्गेनिज्म जो वहां पे ग्रो कर सकते थे, अब उनकी पॉपुलेशन फिर बढ़ने लगेगी। इज इट क्लियर। तो हमें सीवेज ट्रीटमेंट का अगर हम यहाँ पे कहें कि इस इशू को हमें रिजॉल्व करना है, तो हमें इस लेवल पे कुछ करना होगा ताकि ये कंडीशन कम से कम टाइम पे रहे और ये कंडीशन वहां पे डोमिनेटिंग रहे। इज इट क्लियर। ये ग्राफ समझ में आया। कंसंट्रेशन वर्सेस डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इस पे ग्राफ है। यहाँ पे दो चीजों को दिखाया गया, एक तो डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए आप बेसिकली फोकस रहो कि जो वाटर वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके डिजोल्व ऑक्सीजन की बात की जा रही है, जो रिवर का वाटर था, जो वहां का नेचुरल इकोसिस्टम था उसकी बात की जा रही है। उस टाइम वहां पे किस तरीके के प्लांट और किस तरीके के फिशेस ग्रो कर, एनिमल्स ग्रो कर रहे थे, जो प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन ग्रो कर रहे थे, उसकी बात की जाएगी। ठीक है। एंड ऑल ऑफ सडन वहां पे कुछ ऐसा बहुत हाई अमाउंट में ग्रो करने लगे, जैसे एल्गल ब्लूमिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसी डिजोल्व ऑक्सीजन को वो यूज करने लगेंगे। जब तक हम ये सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो माइक्रोबियल ग्रोथ की बात हो रही है, तो दोनों को मिक्स मत करना। माइक्रोबियल ग्रोथ की बात हो रही है तो वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, दे आर बायोडिग्रेडेबल एजेंट। ठीक है, दे आर बायोडिग्रेडेबल एजेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर। तो उसको डिग्रेड करेंगे और वो एरोबिक बैक्टीरिया है तो वो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, इसलिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई हो जाएगी। क्लियर। और जैसे जैसे वो डिकम्पोज मटेरियल, वो ऑर्गेनिक मैटर खत्म होगा, मटेरियल ग्रोथ कम होने लगेगी और ऑक्सीजन डिमांड कम होने लगेगी, एंड नेचुरली जो डिजोल्व ऑक्सीजन था उसका पैरामीटर हाई हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखें। Figure 16.3 shows some of the changes that one may notice following discharge of sewage into a river. Microorganisms involved in biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen, and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. सीवेज डिस्चार्ज के बाद क्या हुआ, डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया। दिस कॉजेज मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स, जो वहां के लोकल होंगे, लोकल फौना और फ्लोरा, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। प्रेजेंस ऑफ लार्ज amount of nutrient in waters also causes excessive growth of planktonic फ्री फ्लोटिंग एल्गी, जो एल्गल ब्लूम को कॉज करेंगी। कौन कौन सी एल्गी आएंगी, इसका आंसर भेजना मुझे। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ब्लूम भी, सिर्फ ये एल्गल ग्रीन एल्गल ब्लूम नहीं, और भी बताना, रेड ब्लूम, उसका एक पूरा एग्जांपल्स लेते हुए मुझे व्हाट्सएप करोगे तुम लोग आंसर। कॉल्ड एन एल्गल ब्लूम विच imparts a distinct color to the water bodies. Algal blooms cause deterioration of the water quality and fish mortality. अगेन वही यूज ऑफ ऑक्सीजन, एंड वो एक लेयर बना देंगी तो नीचे की जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, और अगर ये ह्यूमन और एनिमल्स के लिए भी टॉक्सिक है तो वो इस वाटर के रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे भी कुछ ना कुछ impact padega. You may have seen the beautiful mauve colored flowers found on the very appealing shaped floating plants in water bodies. These plants which were introduced into India, ये तो मैंने बता रखा है, बताओ कौन से प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, साइंटिफिक नेम भी बताना, किस प्लांट की बात हो रही है, फास्ट रिप्लाई करो बेटा। Water hyacinth, very good. Scientific name? Okay, correct है। Scientific name? कहाँ चले गए सब? अमरूद, कौशिक, खुशी,
इकॉर्निया, वेरी गुड। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल कुछ याद आ रहा है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसा इकॉर्निया के प्लांट को इसका स्पीसीज रहेगा इकॉर्निया क्रेसिप्स, जिसको इंपोर्ट किया गया था, फिर इंडिया में लाया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी ऑफ फ्लावर ऑफ दैट प्लांट, और उसके बाद उसका जो ग्रोथ है उससे पूरा बंगाल टेरर के नाम से ही फेमस हो गया, और ये आज भी अलग अलग जगहों पे इसका एक पूरा एक तरीके से बोले डोमिनेटिंग है, और वो उस वाटर बॉडीज के इकोसिस्टम को डैमेज करता है, वहां की एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर देता है। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। You may have seen the beautiful mauve-colored flowers found on very appealingly shaped floating plants in water bodies. These plants, which were introduced into India for their lovely flowers, have caused havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways. They grow faster than our ability to remove them. These are plants of water hyacinth, Econia caspis, the world's most problematic aquatic weed. एक इमेज भी दिख रही है आपको, ये एल्गल ब्लूमिंग को शो कर रही है, और फिर हम दूसरी इमेज दिखा देते हैं एक बार आपको फिर से वाटर हाइसिंथ का। एंड दिस इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, और आप ये सब पूरा हम लोग प्लांट किंगडम में भी कवर किए हुए हैं। They grow abundantly in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem dynamics of the water body. इसका mode of reproduction क्या है? Reproduction का यहाँ पे क्या रोल था? Terror of Bengal में is it there any role of reproduction method? Offset, very good. Offset और ऑफसेट में कैपेबिलिटी होती है कि वो फिर से पूरा रीजनरेट कर सकता है, रीग्रो कर सकता है पूरे प्लांट बॉडी को वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। क्लियर? ऑफसेट आपको स्टेम मॉडिफिकेशन स्टेम में भी पढ़ना था, टाइप्स ऑफ स्टेम में, एंड देन आपको उसका रिप्रोडक्शन में जो ये टेरर ऑफ बंगाल, अगर आप इसको कट करके हटाओगे तो ये जहां जहां उसका ऑफसेट वाला पोर्शन जो फ्रेगमेंटेशन की तरह हो जाएगा, फ्रेगमेंट ग्रो किया होगा, वहां से वो नए वाटर हाइसिंथ को प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसने पूरी एक्वेटिक लाइफ को कवर कर लिया था। दे ग्रो एबंडेंटली इन यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज। यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? यूट्रॉफिक, न्यूट्रिशन रिच। ठीक है, जिस वाटर बॉडीज में हाईली न्यूट्रिटिव वाटर बॉडीज होंगे तो वहां पे ग्रोथ हाई होगा, और जो हम लोगों ने एक सक्सेशन पढ़ा है ना कि एक झील, एक पॉन्ड आगे जाके एक लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, पढ़ा है ना सक्सेशन, वहां पे यही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वो सॉइल वहां की इतनी न्यूट्रिटिव होती जाएगी धीरे धीरे, इस तरीके का एक पूरा वहां पे जो वेजिटेशन क्रिएट होगा वो वहां के वाटर एक्वेटिक लाइफ के इकोसिस्टम को डैमेज कर देगा, और वो धीरे 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 थाउजेंड ऑफ ईयर्स में वो वाटर बॉडीज कन्वर्ट हो जाएंगी लैंड में। They grow abundantly in eutrophic water bodies. तो जस्ट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना यूट्रॉपिक का मीनिंग न्यूट्रिशन रिच। तो जैसे जैसे किसी वाटर बॉडीज की एजिंग होगी, ठीक है, एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज इज रिलेटेड टू हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, या यू कैन से इट इज एजिंग। जैसे जैसे एजिंग बढ़ेगी वाटर बॉडी ओलिगोट्रॉफिक से कन्वर्ट हो जाएगी यूट्रॉपिक में। In the ecosystem dynamics of the water body, sewage from our homes as well as from hospitals are likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms, and its disposal into a water without proper treatment may cause outbreak of serious disease such as dysentery, typhoid, jaundice and cholera. तो ये कॉलरा डिजीज और ये सारे डिजीज के नेम आप यहाँ पे याद रखोगे। वाटर बॉर्न डिजीज में मैथ्स द कॉलम में भी पूछे जा सकते हैं और एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए भी आप ध्यान दोगे थोड़ा नाम पे। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा ऑफन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। अब तो हम सीवेज की जब बात कर रहे हैं तो वहां पे तो
वेस्टेज हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स वाले हैं। लेकिन अगर हम किसी प्लांट की बात करें, किसी इंडस्ट्रियल से जो वेस्टेज आ रहे हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके के और भी कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट रोल प्ले करने वाले एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनके अलग इम्पैक्ट पड़ेंगे। लाइक heavy metals defined as element density greater than 5 gram per centimeter cube such as mercury, cadmium, copper, lead। ये फिर से आप यहाँ पे नेम नोट डाउन करोगे, ये नेम नोट डाउन करोगे, ये डिजीज का नेम मार्क करके रखोगे। And a variety of organic compounds. A few toxic substances often present in industrial wastewater can undergo biological magnification. That process is known as biomagnification. आप इसको जस्ट रिलेट कर लो बेटा, जैसे फूड चेन आप पढ़े थे ना, फूड चेन। अब किसी जगह पे ये केमिकल एंटर किए, ठीक, उसको किसी ने एज अ फूड यूज किया, उसके अंदर ये केमिकल गए। अब ऑब्वियसली वो फूड की तरह यूज किया, तो वो ज्यादा अमाउंट में ज्यादा चीज पे फीड कर रहा होगा, वो उससे उसका लेवल वहां पे बढ़ता जाएगा। फिर हायर कॉर्निवोर, फिर टॉप कॉर्निवोर, इस तरीके से जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाओगे उस तरीके से उसका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। तो टॉप कॉर्निवोर में हमेशा जो बायो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना, मतलब किसी चीज को हम जूमिंग कर दें, मैग्नीफाई कर दें, ठीक है, बढ़ा लें, दैट इज मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बायोलॉजिकल चेन के थ्रू वो अमाउंट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट होता जा रहा है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि बेटा एक बर्ड है, वो कुछ इंसेक्ट को खाएगी, ठीक है, एक इंसेक्ट है, उसने कुछ प्लांट को लिया, ठीक है, प्लांट का थोड़ा सा मटेरियल, अब वो बर्ड है, वो नंबर ऑफ इंसेक्ट को खाएगी, ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिर उस बर्ड को खाने वाली जो, अगर जब कोई वल्चर या कोई और बड़ी बर्ड है और उसने ईट किया, तो वो एक बर्ड को नहीं खाएगी, वो कई सारे बर्ड को खाएगी। तो जो छोटी छोटी बर्ड्स के अंदर जो मटेरियल होगा, उसका हायर अमाउंट उस बर्ड के हायर बर्ड के पास जाएगा। सेम वे में एक कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है डीडीटी का। डीडीटी का फुल फॉर्म बताओ, मैं भी भूल गई, डीडीटी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ मर्करी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, नहीं बेटा ये कुछ और डीडीटी होता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, यही करेक्ट है। इंसेक्टिसाइड के रोल में प्ले किया रोल, तो उस पे जैसे जैसे अब यहाँ पे देखो आप कि एक दिख रहा है वाटर बॉडीज में जहाँ पे एक इंसेक्टिसाइड डीडीटी को डाला गया है, वो वहां डाला नहीं गया, वो समहाउ किसी प्रोसेस से वहां पे पहुंचा, ठीक है, डाला भी गया हो सकता है। तो वो वहां पे जो भी ग्रो कर रहे होंगे, जैसे जू प्लैंकटन का दिया हुआ है, जू प्लैंकटन ग्रो किए तो उनके अंदर जाएगा वो डीडीटी। अब अमाउंट दिया है 0.003 से 0.04 ppm आ गया, देन 0.5 ppm, तो आपको एक पूरा अमाउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर लार्ज फिश में 2 ppm तक वो पहुंच गया, ठीक है, एंड उससे जो फिश ईटिंग बर्ड है एक दूसरे अब टेरेस्ट्रियल में जा रहा है, ठीक है, दूसरे फूड चेन में जा रहा है, वहां 25 ppm तक पहुंच चुका है। तो एक हमें देख रहा है पूरा मैग्नीफाई हो गया, वैल्यू कैसे मैग्नीफाई हुई, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ इट एंटर्स इन अ फूड चेन। क्लियर? तो अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं, हैवी मेटल्स भी हैं और कुछ अदर ऑर्गेनिक मैटर्स भी हैं जो कि इस तरीके से एंटर कर जाते हैं फूड चेन में, तो देन
उनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या हार्मफुल इफेक्ट दिखता है उस पर्टिकुलर फूड चेन में. A few toxic substances often present in industrial wastewater can undergo biological magnification in the aquatic food chain. Biomagnification refers to increase in concentration of the toxicant at successive trophic level. अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे हम उसका कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि कैसे हाई हो रहा है. दिस हैपेंस बिकॉज द टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका वैल्यू क्यों बढ़ता जा रहा है, उसमें एक तो वो कितना अमाउंट ले रहा है उस पर डिपेंडेंट है, और वो जो पहले जिसकी बॉडी में था वहां पे उसका कोई मेटाबॉलिकली वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, कोई मेटाबॉलिक वहां पे डिग्रेडेबल नहीं हुआ, तो दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. मरकरी का बोले या DDT का बोले तो उसका वहां पे एज अ एक्यूमुलेशन हो रहा है, होता जा रहा है. ना वो ब्लड में डिसॉल्व होकर एक्सक्रीट भी नहीं कर रहा है, ना ही वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज्ड हो रहा है, तो दैट रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन. और जैसे जैसे वो आगे चेन में ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जाएगा उस तरीके से उसका कंसंट्रेशन हाई होता जाएगा and is thus passed on to the next higher trophic level. This phenomena is well known for the mercury and DDT. Example ध्यान में रखना. Figure 16.5 shows biomagnification of DDT in an aquatic food chain in this manner. The concentration of DDT is increased at successive ट्रॉपिक लेवल. जैसे जैसे हम देख रहे हैं ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि वहां पे कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहा है. Say it starts 0.03 ppb parts per billion से parts per million तक increase करा ppm तक. In water it can ultimately reach 25 ppm parts per million in fish eating birds through biomagnification. तो आपको ध्यान में रखना है what is biomagnification process. ठीक, और आपको उसका रिलेशनशिप आप जब ट्रॉपिक चेन को समझोगे, फूड चेन को समझोगे, उसी से रिलेटेड है वो. और जो अंदर जा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, इसलिए वो वहां पे पर्टिकुलर पहले वाले फूड चेन में जो पहले वाला एनिमल या प्लांट होगा उसमें वो एक्यूमुलेट हो रहा है. ठीक है, एंड देन वो ट्रांसफर हो रहा है. क्लियर है बच्चे? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड विच कॉजेज thinning of eggshell and their premature breaking, eventually causing decline in bird population. अब इसका जो रिजल्टेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एग शेल वीक हो जा रहे हैं. तो एग शेल वीक होंगे. अब दिस इज अगेन अ रीजन बेटा जहाँ पे ये बहुत हाई लेवल पे है ना, उन जगहों पे एक रीजन देखा गया है कि बर्ड की पॉपुलेशन कम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ले ऑफ एग. वो कर नहीं पा रहे, एग लेइंग की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिनिंग ऑफ एग शेल. अगर उसकी एग शेल की बाउंड्री, अगर देखो वो क्या है मैकेनिज्म, ये रेप्टाइल या बर्ड में किस तरीके से ये डेवलपमेंट आया जस्ट बिकॉज ऑफ एग शेल. ठीक है, अब वो एग शेल ही वीक हो गया तो उनका प्रोसेस अब वो इवॉल्व आगे किस तरीके से होंगे नहीं पता, लेकिन उनका एग शेल वीक होता जा रहा है तो ऑब्वियसली वो नई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, डेवलप नहीं होंगे वो, तो वहां पे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर. अभी मैंने रिलेशनशिप इसका बताया. इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ. अब ये भी आप ध्यान में रखोगे कि जो यंग लेक होती है वो हाईली न्यूट्रिटिव नहीं होती है कंपेयर टू ओल्ड लेक. With time stream it is just like बेटा जैसे टेरेस्ट्रियल में आपने देखा कि लाइकेंस ग्रो करके ब्रायोफाइटा को ग्रो कर रहे हैं और तब उसके बाद उनके डिग्रेडेशन से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहे हैं और फिर रेदर टेरिडोफाइट और एक आगे आपको ग्रोथ दिख रहा है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, या अगेन वहां पे हाईली अमाउंट में टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म ग्रो कर रहे हैं या पूरा फॉरेस्ट बन रहा है. तो इनिशियली वहां पे इस तरीके का न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं था. सेम वे में यहाँ पे क्या है, यूट्रॉफिक नहीं है वो. ठीक है, वहां पे लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, एक लाइफ वहां पे स्टार्ट हो सकती है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी एंड वो रिच जैसे होगा उसके बाद वो सक्सेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगा. With time, streams draining into the lake introduce nutrients such as nitrogen, phosphorus, which encourage the growth of aquatic organisms. As the lake's fertility increases, plant and animal life
बर्जन्स एंड बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएंगे, एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिन टू बी डिपॉजिटेड ऑन द लेक बॉटम, और धीरे धीरे उस लेक के बॉटम में उनके डिजनरेट होने से वहां पे ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन भी बढ़ता जाएगा. ओवर द सेंचुरीज स्लिट and organic debris pile up, the lake grows shallower and warmer. धीरे धीरे वो लेक की ग्रोथ रेट मतलब उसके पॉल्यूशन डेंसिटी इस तरीके के प्लांट्स वहां पे बढ़ते जाएंगे, एंड एक तरीके से वो शैलोड हो जाएगी, मतलब जैसे रनिंग वाटर जैसा वहां पे कम रहेगा फ्लो, एक बाउंड्री है उसमें ही वो ग्रो करेगा और वार्मर होता जा रहा है. विथ वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लेटिंग दोज द थ्राइव इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट. अब इस जो हैबिटेट होगा यहाँ पे वो वाटर वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो कर सकते हैं जो हाई टेम्परेचर पे, मतलब ये वो वाला हाई थर्मोफिलिक वाला कंडीशन नहीं आ रहा है, दिस इज अ रेंज. ठीक है, एक कोल्ड इन्वायरमेंट से वो चेंज हो रहा है नॉर्मल इन्वायरमेंट में, तो उनका ग्रोथ बढ़ जाएगा. जैसे मार्शी एरिया ले ले, अगर इसका एग्जांपल डैम्प सॉइल वाला एग्जांपल ले ले, तो मार्श प्लांट्स टेक रूट इन द सैलोज एंड बिगिन टू फिल इन द ओरिजिनल लेक्स बेसिन, और धीरे धीरे वहां का बेसिन मतलब लोअर पोर्शन फिल्ड होता जाएगा और वो लेक कन्वर्ट हो जाएगी फिर आगे जाके एक लैंड में. द लेक गिव्स वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, पहले फ्लोटिंग प्लांट्स उसमें जनरेट होंगे जैसे वाटर हाइसिंथ का हमने एग्जांपल देखा, फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड, और धीरे धीरे वहां की एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और जो वहां पे शिंक में डिपोजिशन हुआ है उसकी वजह से एक वो रिच सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वहां पे लैंड बन जाएगा, फिर वो और धीरे धीरे और सक्सेशन उसमें आएगा तो एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हमें दिखेगा. डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक्स एंड अदर फैक्टर्स, द natural aging of a lake may span thousands of years. However, pollutant from man's activities like effluent from the other industries and home can radically accelerate the aging process. अब यही चीज नेचुरली जो हमने एक सक्सेशन में इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम देख रहे थे वो क्या था, एक नेचुरल प्रोसेस और उसको हजारों साल दिख रहा है. अब जो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से वहां पे ऑर्गेनिक रिचनेस बढ़ रही है और एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और ऐसे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं जो कि उस कंडीशन में उस हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं, उसकी वजह से उस एक्वेटिक का लैंड में कन्वर्जन रेट हाई हो जाएगा. दिस फिनोमेना हैज बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सप्लोरेटेड यूट्रोफिफिकेशन. During the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agriculture and industrial wastes. The prime contaminant are nitrates and phosphate, और हमें पता है ये कितने essential है plant growth के लिए, which act as plant nutrient. आ भी गया अगली लाइन. They overstimulate the growth of algae, causing unsightly scum and unpleasant odor. एक वहां से स्मेल जैसा रिलीज होने लगेगा, एंड ड्रॉपिंग द वाटर ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ, और अदर एक्वेटिक लाइफ जो कि डिसॉल्व ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होंगे उनका लाइफ इंपैक्ट हो जाएगा. रॉबिंग मींस लूट मार मचाना, ठीक है, रॉबर सुना है. एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट्स फ्लोइंग इनटू अ लेक मे पॉइजन whole population of fish whose decomposing remains further deplete the water's dissolved oxygen content. In such fashion, a lake can literally choke to death, और वो एक धीरे धीरे वहां पे उस एक्वेटिक लाइफ की डेथ को कॉज कर दिया. ठीक है, जैसे किसी का गला दबाते हैं तो धीरे धीरे गला दबता है, एक बार में कभी नहीं देखे होगी कि कोई भी गले दबाने वाली सीन देखो तो एकदम से कोई चीज खत्म हो गया, तो धीरे धीरे वो तड़पेगा और धीरे धीरे उसका गला चोक होगा, उससे डेथ होती है. इस सेम तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे वहां की लाइफ एक डैमेज हुआ. अब नेक्स्ट दे रहा है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है. हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूनिट. थर्मल पावर प्लांट की जो बात किए थे हम लोग एयर के केस में, वही चीज का वहां का अगर वाटर कंटेंट रिलीज होगा तो ऑब्वियसली उसका क्या, वो कूलेंट की तरह वाटर को यूज किए होंगे. थर्मल प्लांट टेम्परेचर हाई, उसको कूलिंग इफेक्ट के लिए वाटर यूज किए, तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, वार्म. अब वो वाटर अगर वाटर बॉडीज में रिलीज होगा तो वो वहां के टेम्परेचर को रेज कर देगा. दिस इज चेंज इन फिजिकल पैरामीटर्स. क्लियर, तो फिजिकल पॉल्यूशन हो गया ये. Another important category of pollutant, thermal wastewater eliminates or reduce the number of organisms sensitive to high temperature. अब ये क्या करेगा,
जो हाई टेम्परेचर को सेंसिटिव होंगे वो वहां पे खत्म हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे एंड मे इनहेंस, और उसको फिर से यही जो पहले दिया हुआ था, ट्रिगर किसको करेंगे, प्रमोट किसको कर सकते हैं, जो उस टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं उनको प्रमोट कर देंगे। enhance the growth of plants and fishes in extremely cold areas but only after causing damage to the indigenous flora and fauna। हो सकता है वहां दूसरी लाइफ वहां पे ग्रो करे जो कि उनके लिए फेवरेबल हैबिटेट हो हायर टेम्परेचर, लेकिन वो जो वहां के नेचुरल इंडिजिनस मतलब उस जगह पे उस वहां के नेचुरल एग्जिस्ट करने वाले फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, उस पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब केस स्टडी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये नोट्स मैंने शेयर किया ही हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो बीओडी वगैरह की इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है उसको आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक, ये सब आप यहाँ से नोट डाउन कर लोगे। कुछ भी यहाँ पे बताने वाली चीज अब रह नहीं गई, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक्वेटिक लाइफ किस तरीके से डिस्टर्ब हुई, ये टेबल जरूर बना लोगे बेटा। वाटर क्वालिटी और बीओडी लेवल का क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है, ये टेबल बना लोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एल्गल ब्लूमिंग की वजह से वहां के फिश लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये है आपका इकोनिया वाटर हाइसिन। ठीक, इसका पूरा ओवर ग्रोथ हो जाएगा तो दूर से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो वाटर बॉडी है या ऐसे लैंड वाला है। ठीक, फिर डिजीज का नेम नोट डाउन कर लोगे। ओवर करते हैं लेक्चर। बायो एक्यूमुलेशन, अब एक टर्म होता है बेटा बायो एक्यूमुलेशन, ये और सुन लो। बायो एक्यूमुलेशन जस्ट आप एक ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका एक्यूमुलेट, जैसे हमने डीडीटी का ट्रांसपोर्ट जब पढ़ा तो डीडीटी का ट्रांसपोर्टेशन में स्मॉल फिश के अंदर कितनी डीडीटी डिपॉजिट है, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। क्लियर? और वो डीडीटी अलग अलग ट्रॉपिक लेवल से जाते हुए लार्जर फिश के अंदर वो कितनी एक्यूमुलेट हुई है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। Increase in concentration of a pollutant in an organism is bioaccumulation, and increase in concentration of a pollutant in a food chain, that is biomagnification। तो अगर हम हायर इस फिश के अंदर बात करेंगे उस पर्टिकुलर मरकरी या डीडीटी के या कैडमियम के स्टोरेज की, तो हम उस वक्त क्या बात करेंगे बेटा, बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन उस पूरे अगर हम पूरे उस एक्वेटिक लाइफ के अंदर बात करेंगे देन इट इज बायो मैग्निफिकेशन। तो ये आप नोट डाउन कर लोगे। क्लियर? ठीक है, फिर ये एक इमेज आपको दिख रहा है कि कंसंट्रेशन कैसे हाई होता हुआ पीपीबी से पीपीएम तक वो हाई हुआ। कोई डाउट यहाँ पे? बोर्ड टेस्ट का टॉपिक क्लियर है? चैप्टर नंबर 13 एंड 14, ये चैप्टर में अभी हमने वाटर, नॉइस और एयर पॉल्यूशन को कंप्लीट किया। वाटर पॉल्यूशन का एक केस हमें स्टडी करना होगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे तुम लोगों को, और उसके बाद हम लोग सॉलिड आर्काटा का केस है उसको स्टडी करेंगे। देन सॉलिड वेस्ट 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलो एंड करें मीटिंग को। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? और पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब?